रूस यूक्रेन युद्ध में चीन के रोल पर बड़ा दावा किया गया कि चाइनीज हथियारों से जंग लड़ रहा है रूस। यूएस विदेश मंत्री ने किया चीन से हथियार सप्लाई का दावा। अब घातक हथियार देने की तैयारी में है चीन। एंटनी ब्लिंकन ने यह कहा है। और देखिए अब इसी के बाद एक और बड़ी खबर, क्योंकि रूस की मदद पर अमेरिका काफी ज्यादा भड़क गया है और चीन को धमकी दी है। घातक हथियार दिए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, यह अमेरिका की तरफ से साफ चेता दिया गया है। रूस को हथियार भेजे तो जवाबी एक्शन होगा। तो आपको इससे पहले हमने बताया किस तरह से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से साफ कहा गया कि चीन जो अभी तक ऐसा लग रहा था कि अपने बयानों के जरिए लगातार रूस के समर्थन में खड़ा है, रूस की सपोर्ट में खड़ा है, लेकिन अमेरिका इस बात का दावा कर रहा है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि अब चीनी हथियार भी है जो कि वॉर जोन में विध्वंस मचा रहे हैं और रूस की मदद कर रहे हैं। और इस पर अंजाम भुगतने को लेकर वार्न कर दिया गया अमेरिका की तरफ से। तो पुतिन का प्रहार, जिनपिंग के हथियार, इसको लेकर यह बड़ा खुलासा हो रहा है। कौन कर रहे हैं? यूएस विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। क्या कहा गया? चीन अब रूस को घातक हथियार देने की तैयारी में। चीन का हथियार सप्लाई करना बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, यह भी कहा गया। अभी तक चीन ने रूस को नॉन लीथल हथियार ही दिए हैं, लेकिन चीन का अब लीथल हथियार सप्लाई करने का पूरा इरादा है, पूरा प्लान है। हथियार सप्लाई पर हमने चीन को कई बार चेतावनी भी दी है। लीथल वेपन दिए तो फिर चीन के लिए काफी गंभीर परिणाम होंगे, इस बात को लेकर भी चेताया गया है एंटनी ब्लिंकन की तरफ से। जल्द ही हम चाइनीज वेपन सप्लाई की और भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जिसको साझा किया जाएगा, ये एंटनी ब्लिंकन बोल रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एसपी सिन्हा सर हमारे साथ है, एसपी सिंह सर हमारे साथ है और डॉक्टर सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। सर मैं आप सभी का रुख करूंगा, लेकिन आप देखिए मॉस्को से, रूस की राजधानी से इस वक्त मनीष झा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, ये जो बात है एंटनी ब्लिंकन की तरफ से कही गई, क्योंकि अब इसके बाद यह कहा जा रहा है कि लीथल वेपन देने की तैयारी में चीन नजर आ रहा है और अमेरिका की तरफ से चीन को वार्न भी कर दिया गया है। यह किस तरफ इशारा कर रहा है? यह युद्ध किस तरफ रुख कर सकता है? देखिए, मौसम बदल रहा है, ना सिर्फ रूस में बल्कि जियोपॉलिटिक्स में भी। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब मैं फ्रंट लाइन में था तब मैंने खुद ही देखा था कि युद्ध के मोर्चे पर जो रूसी सैनिक थे, उन्हें चाहे जो आर्मी के कपड़े हों या स्लीपिंग बैग हो या इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं वो चीन से बनकर आती हुई दिखी थी। मेड इन चाइना मैंने खुद देखा था। लेकिन अब अमेरिका का दावा यह है कि चीन की तरफ से भारी मात्रा में रूस को मिसाइल और दूसरे हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। अब तक हमने देखा था कि ईरान से ड्रोन आ रहे हैं, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया से मिसाइल देने की बात आई थी, इसके अलावा सीरिया से मदद देने की बात आई थी। लेकिन अब चीन की तरफ से इस तरह का मदद देने का मतलब यह है कि अब इनडायरेक्टली चीन रूस को ठीक उसी तरीके से सपोर्ट कर रहा है जैसे नाटो के देश हथियार सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को। और अगर ये बात आगे बढ़ती है तो आप समझिए कि फिर हम जो चीज नहीं चाहते हैं वो होता हुआ दिखता है, यानी रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया का एक गठबंधन बनाम पश्चिमी देशों का एक गठबंधन, जो बेहद खतरनाक साबित होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इस बीच रूसी सेना ने नए जवानों की ट्रेनिंग के जो वीडियो जारी किए हैं उसको लेकर भी तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि मोबिलाइज जवानों को जिस तरीके से युद्ध की ये ट्रेनिंग दी जा रही है, आज के समय में ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और टैंक्स और गन के साथ युद्धाभ्यास जैसे तेज किया जा रहा है। 24 फरवरी को लेते हुए बड़े फैसले, बदलती रणनीति और ये खास ट्रेनिंग। और देखिए 24 फरवरी का जिक्र लगातार हो रहा है। 24 फरवरी के बाद भीषण तबाही मचाएगा रूस, इसके आसार हैं। 1 साल पूरा होने पर और विध्वंसक होगी जंग। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर ने भी इसे लेकर बड़ा दावा किया है। तो इस बात के आसार लगातार जताए जा रहे हैं। 24 फरवरी 2022 की वो तारीख जब इस जंग की शुरुआत हुई और अब 24 फरवरी 2023 यानी 1 साल पूरे होने जा रहे हैं इस जंग को। और 24 फरवरी को या फिर इससे पहले या बाद में कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसको लेकर भी तमाम तरह के कयास पूरी दुनिया में लगाए जा रहे हैं। लेकिन 24 फरवरी के बाद रूस क्या भीषण आघात करने वाला है, ये देखिए। इससे जुड़ी जो अहम जानकारियां उन पर एक नजर डाल ली जाए। जंग जितनी लंबी चलेगी उतनी ही खतरनाक होगी, ये प्रोफेसर सोनिन ने दावा किया है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को बिलोंग करते हैं। 1 साल पूरा होने पर रूस और विध्वंसक हमले करेगा, ये उन्होंने आसार जताए हैं। पुतिन यूक्रेन में अभी और जवान भेज सकते हैं, ये कहा गया है। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन अब किसी की भी सुन नहीं रहे हैं, उनको जो लग रहा है वही वो कर रहे हैं। युद्ध से बर्बाद हुए रूसी बिजनेसमैन भी फिलहाल चुप है, उन्होंने चुप्पी साध ली है। मिलिट्री लीडर हो या साइंटिस्ट, सबको पुतिन का डर है, ये कहा गया है प्रोफेसर कॉन्स्टेंटिन की तरफ से। सिन्हा साहब, किस तरह से आप इस पूरे डेवलपमेंट को देखते हैं? और ये जो प्रोफेसर साहब हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के, वो कोई नई बात तो कह नहीं रहे। पूरी दुनिया में इसे लेकर ये आसार जताए जा रहे हैं, आशंका जताई जा रही है कि 24 फरवरी को कुछ बड़ा हो सकता है। पुतिन के इरादे फिलहाल क्या नजर आते हैं? क्या वाकई 24 फरवरी या इससे आसपास कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है रशिया में? देखिए, मेरी अपनी सोच है कि कुछ यदि वो इफेक्ट, वॉर इफेक्ट दिखाना चाहते हैं तो ऐसा धमाका होना चाहिए जिससे अमेरिका और नाटो हिले। वो इफेक्ट कहाँ हो सकता है? डॉनबास में तो ऑलरेडी वो बैठे हुए हैं, वहाँ पे कुछ डिसाइसिव तो मुझे चीज़ उभरती नज़र नहीं आती। तो मुझे लगता है यदि आप कीव को टारगेट करते हैं तो परिस्थिति में थोड़ा सा काफी मतलब न्यूज़ बनेगा और परिस्थिति में लगेगी कि हाँ। सिन्हा साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि क्या आप भी अब पुतिन से निराश हो गए क्या? पुतिन की स्ट्रेटेजी से, जो आप अग्रेसिवली उनका सपोर्ट करते थे, अब वो बात नजर नहीं आ रही है आपके जवाब में? अंजलि, ऐसा नहीं है कि मैं एक साइड में हूँ दूसरे साइड में नहीं हूँ, मैं बीच में चलता हूँ। लेकिन पुतिन की रिजर्व सेना को लेकर जो आप बार बार सवाल उठाते हैं, आपको नहीं लगता उसका इस्तेमाल वो तब करेंगे जब वो पूरी तरीके से इलाके पर गवर्न करने को रेडी होंगे? नहीं, और ये अब तो ट्रेनिंग के वीडियोस भी दिए जा रहे हैं। नहीं, सुरभि, ऐसा है कि सेना का काम होता है जमीन को जीतना, एग्जैक्टली, और उसको सिक्योर करना। तो ये रशियन आर्मी है कहाँ पे? मैं तो डे 1 से पूछ रहा हूँ। हाँ, आपने पूछा, इसीलिए तो ठीक है सर। और देखिए, एक और बड़ी खबर है जिसमें कहा यह जा रहा है यूक्रेन को लेकर कि 3-4 महीने और यूक्रेन 3-4 महीने के भीतर ये जंग जीत जाएगा। पूर्व यूएस जनरल डेविड पेट्रियस का अनुमान, यूक्रेनी सेना रूसी फौज को पछाड़ देगी। तो देखिए, यूक्रेन को लेकर के कहा जा रहा है कि यूक्रेन 3 से 4 महीने के भीतर ये जंग जीत जाएगा। पूर्व यूएस के जनरल हैं, वो ये बड़ा दावा कर रहे हैं जिसमें यूक्रेन को वो ज्यादा मजबूत स्थिति में बता रहे हैं रूस के मुकाबले। जाहिर बात है कि नाटो के देश इस वक्त यूक्रेन की मदद कर रहे हैं इस पूरे जंग में, रूस के खिलाफ मैदान में उतरकर। ये अलग बात है कि अभी तक सैनिक जो है वो ग्राउंड पर नहीं आए हैं, चाहे वो नाटो के हो या अमेरिका के, लेकिन बाकी वो हर संभव मदद की जा रही है जिसके बदौलत यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों को कड़ा मुकाबला दे रही है। लेकिन जो दावा किया जा रहा है, इस दावे में कितना दम है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। क्या मई-जून में यूक्रेन वाकई में जंग जीत जाएगा? बिग बॉल पर देखिए सारी डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें ये दावा किसने किया है। पूर्व यूएस जनरल हैं डेविड पेट्रियस, इन्होंने ये दावा किया है यूक्रेन को लेकर के कि 3-4 महीने के भीतर इस जंग को जीत जाएगा यूक्रेन। बताया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना रूसी फौज को खदेड़ सकती है, ये उनका दावा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि क्रीमिया ब्रिज को तबाह कर संपर्क भी तोड़ा जा सकता है। यूक्रेनी जवानों को नाटो स्टैंडर्ड ट्रेनिंग मिल रही है। जर्मनी में यूक्रेनी सेना की एक बटालियन की ट्रेनिंग लगभग पूरी हो भी चुकी है। एडवांस टैंक और फाइटर जेट्स के साथ यूक्रेनी सेना बहुत आगे होगी और साथ ही यूक्रेन अपने सभी इलाके खाली करा सकता है। देखिए, बहुत बड़ा दावा है पूर्व यूएस जनरल की ओर से। लेकिन अगर ग्राउंड पर हम देखते हैं मनीष, तो क्या इन दावों में सच्चाई नजर आती है? क्या वाकई में यूक्रेन की इतनी मजबूत स्थिति है कि रूस के खिलाफ 3 से 4 महीने और जंग जीत जाएगा यूक्रेन? बिल्कुल अंजलि, देखिए मुझे तो कभी कभी लगता है कि पता नहीं अमेरिका और तमाम जो पश्चिमी देश हैं वो यूक्रेन के हित में है या फिर उन्होंने तय कर रखा है कि आखिरी यूक्रेनियन तक सफाया करने तक वो उनको इसी तरह हौसला बढ़ाते रहेंगे। और दूसरा, अमेरिका के जनरलों को भी एक साथ बैठकर पहले ये तय कर लेना चाहिए कि क्या वाकई में रूस को हराया जा सकता है या नहीं हराया जा सकता है। और तीसरी और सबसे अहम बात, चूंकि क्रीमिया में मैं खुद कई हफ्ते रहा हूँ और मैंने क्रीमिया में रूस की ताकत देखी है। मान भी लीजिए
कि आज की तारीख में क्रीमिया के पुल को उस हालत में पहुंचा दिया जाता है जहां वो बेकार हो जाएगा। युद्ध के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने गंभीर सवाल उठाते हुए बड़ी बातें कही हैं कि कुछ लोग रूस की बर्बादी देखना चाहते हैं। फ्रांस कभी भी रूस की तबाही चाहने वालों का साथ नहीं देने वाला है। मैक्रो की तरफ से कहे गए ये बड़ी बातें, और क्या अब रूस पर फ्रांस की ये नरमी है? हालांकि इसको लेकर कई बड़े सवाल, एनालिसिस जरूर करेंगे, लेकिन इस बीच जान लीजिए कि आखिर युद्ध के इस हालात में दिया गया ये बयान मायने क्या रखता है, क्योंकि जिस तरीके से रुख अपनाया जा रहा है रूस के खिलाफ पश्चिम का, कई बड़े प्लान्स का खुलासा पहले भी हो चुका है। लेकिन अब बड़ी बात ये, फ्रांस कभी रूस की तबाही चाहने वालों का साथ नहीं देगा, यानी रूस का मुकाबला करना है ऐसी रणनीति अपनाते हुए कि रूस का पूरी तरीके से खात्मा ना हो, लेकिन उसे अलग थलग कर दिया जाए। तो रूस पर फ्रांस की ये नरमी क्या संकेत दे रही है? क्योंकि रूस की हार पूरी तरीके से बर्बादी नहीं होनी चाहिए, ये पहला बड़ा बयान इमैनुअल मैक्रो की तरफ से दिया गया। यूक्रेन को अपनी जमीन वापस जरूर मिलनी चाहिए। जिस हक के लिए यूक्रेन लड़ रहा है उसमें समर्थन हासिल है, अपनी जमीन उसे वापस मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग रूस को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। ये इशारा किस और कर रहे हैं मैक्रो? इस पर करेंगे चर्चा। हम रूस की तबाही चाहने वालों के साथ नहीं हैं, रूसी धरती पर किसी भी हमले के पक्ष में भी नहीं है, और शुरुआत से ही बातचीत के जरिए समाधान की बातें जरूर कही जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से सिन्हा साहब ये सैन्य मदद पहुंचाई जा रही है, मकसद क्या नजर आ रहा है? क्योंकि खुद ज़ेलेंस्की बातचीत के लिए राजी नहीं होते, वो जानते हैं रशिया अपनी टर्म्स और कंडीशंस रखेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, मैक्रो इस बयान के आधार पर किस और इशारा कर रहा है? कौन चाहता है रूस की बर्बादी? ये मिस्टर मैक्रोन का जो वक्तव्य है इस बात का द्योतक है कि नाटो के अंदर डिवीजन हो रहा है, सब एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, सबकी सोच एक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि कहीं न कहीं वो रूस का कॉन्फिडेंस तो नहीं जीतना चाहते हैं, और नेगोशिएशन के लिए लीडरशिप रोल तो नहीं एक्वायर करना चाहते हैं। दूसरा एंगल ये है। तीसरा चीज़ ये है कि गैस की जो समस्या है, रूस को इस तरह से साउंड करके अपने जो गैस और एनर्जी के इंटरेस्ट है फ्रांस को, उसको तो सिक्योर नहीं कर रहे हैं। तीसरा बिंदु ये है। चौथा बिंदु ये है कि कहीं न कहीं वो अमेरिका को भी स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग कर रहे हैं कि एनफ इज़ एनफ, एनफ इज़ एनफ। अब भैया शांति की बात करो, ख़त्म करो ये कहानी, क्योंकि यदि ये लोग मिसाइल वगैरह ये नहीं, लेकिन सिन्हा साहब, फ्रांस का तो शुरू से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है इस वॉर को लेकर। इमैनुअल मैक्रो ने, सुमित जी, कई बार पहल की कि वॉर खत्म हो, पीस टेबल पर रूस और यूक्रेन आए। उन्होंने कई बार मीडिया के सामने ये बात कही भी। तो क्या अब उनके बयान को एक नए तरीके से देखने की जरूरत है, या फिर जो उनकी पुरानी मंशा थी उसी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं? मंशा तो वही है, लेकिन एक नया पहलू ये है कि वो उस समय ये कह रहे हैं जब नाटो मेंबर्स और यूएस रूस के विरुद्ध अति आक्रामक होने की प्रयास कर रहा है। तो ये महत्वपूर्ण पहलू है। जैसा सर बता रहे थे कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि एक कवायद फ्रांस के तरफ से किया जा रहा है कि कुछ डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातचीत शुरू हो और इस युद्ध का, यानी कि एक बार फिर से फ्रांस, इमैनुअल मैक्रो ये कोशिश करते नजर आ रहे ताकि ये युद्ध अपनी समाप्ति की तरफ बढ़े। ये कोशिश नजर आ रही है इन बयानों के जरिए। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर है, और ये रूस और भारत को लेकर ये बड़ी खबर है। रूस के साथ 4 गुना बढ़ा है भारत का व्यापार युद्ध के बाद। यह आप ध्यान दीजिए कि युद्ध के बाद एक साल में इंपोर्ट 37 अरब डॉलर, पिछले साल रूस से 7.7 अरब डॉलर का इंपोर्ट था, और अब 37 अरब डॉलर। रूस से इंपोर्ट में सबसे अधिक हिस्सा सस्ते तेल का है। डॉक्टर स्मिथ, मेरा सवाल आप ही से है, ये जो हम देख रहे हैं, और ये हमें पता भी किस तरह से तमाम जो सैंक्शंस लगाए गए रूस पर और तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं, और उसके बाद रूस को वार्न करने की कोशिश भी गई और तमाम देशों को वार्न करने की कोशिश की गई कि वो कैसे अपना जो व्यापार है वो रूस से कट ऑफ करे। लेकिन इन सब के बीच ये खबर, कैसे आप देखते हैं इसको? ऐतिहासिक रूप से हमारा संबंध रूस के साथ बहुत अच्छा रहा है। हमारे रूस के साथ हम स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बनाए रखे हुए हैं। और जब देखिए, ये कौन सा देश कह रहा है कि आप अपना आर्थिक संबंध और राजनीतिक संबंध ध्वस्त करिए, ख़त्म कर लीजिए? वो देश कह रहे हैं जो कि अभी भी गैस और ऑयल रूस से ले रहे हैं, कम कीमत पर ही सही लेकिन ले रहे हैं। उन्होंने पूर्णतः बंद नहीं किया, क्योंकि अगर आज वो बंद कर दे तो उनकी तबाही जो जितनी दिख रही है वो कई गुना वहाँ पर बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के भारत, जहाँ तक भारत रूस का संबंध है, वो आज का संबंध नहीं है, टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप रहा है। और भारत को एक ऐसा अवसर है जहाँ पर वो कम पैसे में कुछ उसको अच्छा मिल रहा है और अपने राष्ट्र हित को साधने के लिए वो अच्छा कर रहा है। सिन्हा सर कुछ है? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, आप कब तक लड़ते रह सकते हैं? जब आपका आर्थिक व्यवस्था सिक्योर हो।
अमेरिका ने रूस के आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश की, विल टू फाइट खत्म करने की कोशिश की। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण रोल हिंदुस्तान ने अदा किया है कि अपना सस्ते दाम पे भी ऑयल लिया है और रूस की आर्थिक व्यवस्था को इंटैक्ट करने रखने में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसका मतलब विल टू फाइट, अमेरिका की विल टू फाइट, रूस के विल टू फाइट को वो सिक्योर कर रहे हैं कि आप यदि लड़ते रहे हम लोग आपके। लेकिन सर मैं मैक्रो के बयान का एक बार फिर से इसलिए जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि आर्थिक तौर पर यूरोप भी तो सफर कर रहा है ना। नेटो देश किसी न किसी तरह से पिछले एक साल में बुरे तौर पर प्रभावित हुए हैं, इसीलिए मैक्रो का ये बयान जो बाइडेन को कहते हुए एक बड़ी मैसेजिंग है कि बातचीत के लिए आए टेबल पर, कब तक सब सफर करते रहेंगे। एकदम मैक्रोन जी एकदम सही कह रहे हैं। मैं तो सवाल पूछना चाहता हूँ यूरोप के देशों से, ये यूक्रेन वॉर के चक्कर में आपको मिला क्या? ठीक है, आर्थिक व्यवस्था डमाडोल, आपके गैस एनर्जी वगैरह पे इस वॉर से सिर्फ नुकसान ही झेलने को मिला है सर, जो आप कह रहे हैं। देखिए, स्पाई बलून को लेकर खबर है, अमेरिका की चीन को फाइनल वार्निंग। जासूसी पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक चेतावनी दी है, ऐसी हरकत कभी दोबारा नहीं होनी चाहिए, एंटनी ब्लिंकन का ये कहना है। सिंह सर, स्पाई बलून एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बलून को लेकर काफी तरह के बयान जो है वो बदले भी नजर आए। पहले अमेरिका ने कहा कि चीन ने जासूसी करने के लिए इस बलून को भेजा, बलून को मार भी गिरा दिया और चीन ने कहा मलबा दे दीजिए। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आते हैं और कहते हैं कि चीन का बलून नहीं था। और अब एक और नई खबर सामने आ गई है कि एंटनी ब्लिंकन चेतावनी दे रहे चीन को कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना। समझ में नहीं आ रही है बात, स्पाई बलून था या नहीं और चीन का था या नहीं। देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर करता हूँ, ये स्पाई बलून था। दूसरी बात, ये चीन और अमेरिका के जो आपस में संबंध है, ये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड का संबंध है, क्योंकि चीन जो अमेरिका के पूरे सिस्टम में घुसा हुआ है, उसके पूरी डिपेंडेंस है चीन के ऊपर अपने सारे संसाधन के लिए। जितनी बड़ी बड़ी इनकी कंपनीज हैं, सबको एक स्पेशल चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इनको एक रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए। आपको चाहे लैपटॉप बनाने हो, चाहे आपको मोबाइल बनाने हो, चाहे आपको मिसाइल हेड्स बनाने हो, किसी भी चीज के लिए। तो खुद आ गई ये कहते हुए कि सर्विलांस नहीं कर रहा था चीन, ये तो नॉर्मल प्राइवेट रिसर्च कंपनीज के बलून थे। देखिए, ये जो है, ये बयान जो है एक बड़ा सोच समझ के दिए जाते हैं। इसका कारण ये है कि दबाव इनके ऊपर भी है कि अगर चीन को पूरी तरह से कट ऑफ नहीं है, अगर ऐसा होता तो पहले से चीन का व्यापार क्यों नहीं कट ऑफ करते थे। और चीन को बोलते हैं हमारा दुश्मन है। ताइवान में आप जाके दिखाते हैं नैन्सी पेलोसी को लैंड करने के लिए आप F-35 भेजते हैं और उसके बाद फिर आप बैक फुट पे आ जाते हैं। तो ये जो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड है, ये सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए। बिल्कुल। अब अमेरिकी चेतावनी पर चीन ने क्या जवाब दिया है सर, वो खबर भी बता देते हैं आगे चर्चा करने से पहले, क्योंकि टॉप डिप्लोमैट वांग यी की तरफ से ये बयान आया है कि अमेरिका की वार्निंग बेहद हास्यास्पद है, गलती से सिविलियन एयरशिप का रास्ता भटक गया, यानी अमेरिका बेवजह मामले को खींच रहा है। अब सर ये जवाब भी तो लाजमी है ना सिन्हा सर, क्योंकि यहाँ पर क्या अमेरिका ने खुद ही जो बाइडेन ने अपने बयान की फजीयत नहीं करवाई, पहले ये पूरी तरीके से कह दिया कि चीन सबके लिए खतरा बना हुआ है, स्पाई बलून है, और खुद जो बाइडेन आकर ये कहते हैं नहीं सर्विलांस तो नहीं हो रहा था, प्राइवेट रिसर्च कंपनीज के बहुत सारे बलून हवा में होते हैं, उन्हीं में से एक था। और इस बात का मजाक तो चीन ने तब भी उठाया था कि आपने फाइटर जेट लगा दिया, वो भी इसको मारने के लिए। कमाल की बात है, कभी कुछ अमेरिका के पावर सत्ता में जो हैं कुछ कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अपना स्टैंड तो क्लियर करो। पहले बोला कि वो स्पाई बलून है, एग्जैक्टली। चीन ने कहा था कि स्पाई बलून नहीं है और वो मौसम की जानकारी के लिए डाटा बेस रिकॉर्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किया है। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि हमने जो रिट्रीव किया सी से, उसमें कंफर्मेशन है कि वो स्पाई सिस्टम था और डाटा हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर से डाटा कलेक्ट हो रहा था। अब ये बोलते हैं वो चाइनीज। लेकिन सर चीन भी तो कम नहीं है ना, खुद कहा था हमें मलबा दे दो, ये तो हमारा था। मेरा ख्याल है कि इन दोनों की सोच ये है, कीप द सिचुएशन कंफ्यूज्ड, ताकि कोई If you can't convince, confuse them.